आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। आज से JNK इंडिया का आईपीओ खुल गया है। कंपनी हीटिंग उपकरण डिजाइन और इंस्टॉल करती है। इशू का प्राइस बैंड है 395 से 415 रुपए प्रति शेयर। और ये जो कंपनी हीटिंग उपकरण जो फर्नेस रिफॉर्मर बनाती है उसका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर में होता है। इस कंपनी के आईपीओ का इशू जो साइज है वो है 650 करोड़ रुपए का, जिसमें कि फ्रेश इशू कंपोनेंट है वो है 300 करोड़ रुपए का। कंपनी के फंडामेंटल्स और सब्सक्रिप्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कौन से सेगमेंट में ये प्लेस्ड है और किसको कैटर करती है, सर्विसेज किसको देती है? क्या ये पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर तक ही सीमित है या फिर इसका दायरा और बड़ा है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, बिल्कुल ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपके फर्नेसेस हो गए, क्रैकर्स, जो रिफॉर्मर्स हो गए, क्रैकर फर्नेसेस हो गए, और सबसे बड़ी जो चीज है वो है प्रोसेस फायर्ड हीटर्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोसेस फायर्ड हीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह की इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम में आते हैं: ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, ये आपने भी बताया बिल्कुल। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में ये ज्यादातर काम में आते हैं, जिसमें आपका ऑयल एंड गैस भी रहता है, फर्टिलाइजर्स रहता है, पेट्रोकेमिकल्स रहते हैं। अब देखा जाए तो कंपनी जो है बेसिकली ये JNK कंपनी जो है, इनका मेन जो जिसे कह सकते हैं एसोसिएशन है वो JNK ग्लोबल से है, जो कि बाहर की कंपनी है, और वो कंपनी के साथ इनका मेन एसोसिएशन है। प्रोसेस फायर्ड हीटर्स ये लोग जो बनाते हैं, बेसिकली वो एक इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें हाई एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको हाई लेवल का और कॉम्प्लेक्स आपको एक इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए। इस तरह के हीटर्स को बनाने की, स्पेशली ऑयल एंड गैस की हम बात करें तो इसकी आप जो प्रिसिशन है वो इसी तरह से समझ लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ से वहां इंजीनियरिंग में कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ होती है तो बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनको हो जाते हैं। इसलिए जब सिलेक्शन भी किया जाता है इस तरह की कंपनी का, तो बहुत यहाँ पे देखभाल की सिलेक्शन किया जाता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। और इनका बेसिकली देखा जाए तो जितनी भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज इंडिया में है, 7 में से 12 ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज जो इंडिया में है उनको ये केटर करती हैं, वो इनके क्लाइंट हैं। तो इस तरह का इनका बड़ा काम है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव देखिए बिजनेस है इनका। और जो देखा जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे कंपनी की काफी बढ़िया लगी, क्योंकि ग्रोथ काफी बढ़िया कंपनी ने दिखाई है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे से रिटर्न रेशियोज की बात करें, बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की देखने को मिली है। तो ये कंपनी हमें बढ़िया लगती है। कंपनी बढ़िया लग रही है और स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में बिल्कुल ये काम करती है। अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, रशिया में अपनी ये सेवाएं दे रही है। भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन भी लगाया है JNK इंडिया ने। तो आस्था जी, कंपनी सही है, पैसे लगाएं इसमें, सब्सक्राइब करें, क्या राय है आपकी? कंपनी वैसे बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे JNK ग्लोबल के साथ ये एसोसिएटेड है, मैंने आपको बताया, जो बाहर की कंपनी है, कॉस्डेक पे लिस्टेड है, तो वहां से ये एसोसिएटेड है। दूसरी तरफ बात करें तो बड़ा ये असेट लाइट मॉडल है, और इसमें जो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियोज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। असेट लाइट तो मॉडल है, लेकिन ये केपेक्स हैवी मॉडल है, यानी कि ये लोग डिपेंडेंट है ऑयल और गैस, जो रिफाइनरी क्षेत्र की कंपनीज हैं उनके केपेक्स पे ये डिपेंडेंट मॉडल है। क्योंकि वहां पे अगर केपेक्स होगा तो इनको डिमांड मिलेगी, क्योंकि बेसिकली जो इनके प्रोसेस फायर्ड हीटर्स है वो केटर ही ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को और इनको केटर करते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स भी साथ में है जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि थोड़ी सी डिपेंडेंसी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्केट भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री का साइज है वो यहाँ पे ठीक ठाक है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री का साइज नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो सभी पैमानों को मद्देनजर रखते हुए सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी ये ठीक ठाक है। 37 के पीई मल्टीपल पे ये लेके आ रहे हैं पोस्ट इशू, यहाँ पे मैं बात करूँ तो। और वो भी अगर मैंने FY24 के हिसाब से अर्निंग्स को लेके अगर बात की है तो 37 के पीई मल्टीपल पे लाते हैं। अब देखिए इनके क्लोज कंपेटिटर्स में कौन आता है, थर्मेक्स और भेल आते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस फायर्ड हीटर्स मैं आपको बात
बता रही हूँ या हीटिंग इक्विपमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो वैसे काम ये दोनों कंपनीज करती हैं। लेकिन वो ये दोनों कंपनीज काफी बड़ी हैं इस कंपनी के मुकाबले में, तो एग्जैक्ट हम इसे प्योर तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक कंपैरिजन के तौर पे ड्रॉ करना हो तो ये प्योर्स है। अब इनकी जो पी रेशियोज है वो काफी हाई, और जेएनके इंडिया जो आईपीओ लेके आ रही है वो उनके मुकाबले थोड़ा रीजनेबल लेके आ रही है। तो सभी पैमानों को मद्देनजर रखते हुए सब्सक्राइब की रेटिंग है। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही यहाँ पे पैसे लगाए, तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दोनों ही नजरिए से पैसे लगाने की सलाह है। तो सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, बट लिस्टिंग गेन पे बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। ठीक है, सीमित लिस्टिंग गेन, जेएनके इंडिया के आईपीओ में आपको सीमित लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह है। कुछ चीजें इसके बारे में और जान लीजिए। अगर इसके हम रेवेन्यू की बात करें तो करीब करीब 99.5% वो आता है ऑयल एंड गैस से। इनके प्राइमरी कस्टमर वही हैं। पेट्रोकेमिकल से करीब करीब बहुत छोटा सा हिस्सा, और बाकी फर्टिलाइजर और अन्य इंडस्ट्री से काफ़ी छोटा छोटा सेगमेंट है। ज़्यादातर आ रहा है इनका ऑयल एंड गैस से, 99% से भी ज़्यादा। ऑर्डर बुक की बात करें तो 845 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर बुक है 31 दिसंबर 2023 तक, और जिसमें से ये 86% इंडियन मार्केट से है और करीब करीब 14% से ओवरसीज मार्केट से है। आशा जी, अगर इनके हम टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो उसमें से ऑलमोस्ट आधा कॉन्ट्रैक्टिंग कस्टमर से है इनका। क्या ये रिस्क है? इसके अलावा कोई लगता है कि इसमें कोई जोखिम भी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, देखिए इतना क्योंकि बिजनेस मॉडल ही इस तरह का है, तो उसमें इसी तरह से इनका बिजनेस मॉडल चलता है, तो वो बहुत बड़ी रिस्क तो नहीं है। लेकिन ऑर्डर बुक की जो आपने बात की उस पर मैं एक और रोशनी डालना चाहूंगी कि ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। 8.5 बिलियन की अगर ऑर्डर बुक है तो वो पूरा जिसे देखा जाए FY24 के रेवेन्यूज का 1.5 गुना और लगभग 1.5 से 2 गुना के हिसाब की ऑर्डर बुक है। तो यहाँ ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ऑल्दो आपने सही बोला कॉन्ट्रैक्टिंग से है, लेकिन वो मुझे एक बड़ी रिस्क लगती नहीं, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही इसी तरह का है, तो उसके हिसाब से ही ये ऑर्डर बुक कॉन्स्टिट्यूट हुई है। बट ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और आगे चलते हुए अगर सरकार ने इसी क्षेत्र में और नए कुछ कदम उठाए तो सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से जेएनके इंडिया को ही होगा। अगर ऑयल एंड गैस क्षेत्र में कोई भी बड़ा केपेक्स अगर सरकार लाती है तो ये कंपनी वेल प्लेस्ड है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा इनको वहां से होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे काफी ज्यादा बुलिश है। और अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लग रहे हैं, एक दो चीजों की वजह से हम यहाँ पे सीमित लिस्टिंग गेन की बात कर रहे हैं, तो सीमित लिस्टिंग गेन और हाई लॉन्ग टर्म गेन के लिए लगाने की सलाह रहेगी इस आईपीओ। ठीक है, वो बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन चूंकि हम आईपीओ की चर्चा करते हैं, आपके लिए बिल्कुल सटीक सलाह देने की कोशिश करते हैं, और ये भी कोशिश होती है कि जोखिम जुड़े हो किसी आईपीओ से, किसी एफपीओ से, उसको भी सामने लेकर आए। एक और चीज़ आस्था जिसमें यह है कि अब चूंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का जो शिफ्ट हो रहा है तमाम देशों का, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हो रहा है। ऐसे में मान लीजिए अगर ऑयल एंड गैस की तरफ से कोई कैपेक्स में कमी आती है, पेट्रोकेमिकल से या फिर फर्टिलाइजर से किसी कैपेक्स में कमी आती है, तो इनको इम्पैक्ट करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जेएनके ग्लोबल, जो कि इनकी एक तरह से ग्लोबल प्रमोटर भी कह सकते हैं, उनसे अगर कुछ इनके अगर डिसोसिएशन हुआ तो शायद वहां पर भी हर्ट होगा। क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं, या फिर बहुत ये दूर की सोचने वाली बात हो गई? देखिए थोड़ा दूर की सोचने वाली बात है, क्योंकि लंबा एसोसिएशन इनका इस कंपनी के साथ रहा है, तो वहां से तो ये तो किसी भी कंपनी के लिए कोई भी फैक्टर कभी भी काम कर सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में इस तरह के रिस्क नियर टर्म में तो कहीं लगती नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें कि आपने बोला कि अगर केपेक्स में कुछ कमी आती है, तो वही मेरा एक मैंने उसी कंसर्न पे हाईलाइट किया था कि ये पूरा डिपेंडेंट जो है बिजनेस, वो ऑयल एंड गैस क्षेत्र में जो केपेक्स होगा उस पे डिपेंडेंट है। तो वहां पे एक डिपेंडेंसी आ जाती है, और वही एक कंसर्न भी हो जाता है। और जब इस तरह के जब केपेक्स आते हैं तो वो थोड़े सीजनल भी होते हैं नेचर में, तो वो भी एक कंसर्न रहता है इस कंपनी के लिए। लेकिन अभी मेरे हिसाब से 2030 तक के लिए
अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे प्लान्स हैं इंडिया की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई कमी आएगी ऑर्डर की। तो एटलीस्ट आने वाले 2 या 3 वर्षों में तो मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि कंपनी को बढ़िया ऑर्डर्स ऑलरेडी मतलब हैं भी और आगे भी मिलते रहेंगे। तो नियर टर्म में तो ये कोई भी खतरा लगता नहीं है, और इसी वजह से हम आईपीओ में सब्सक्राइब की भी रेटिंग दे रहे हैं। ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में ये जाके किसी भी तरह से ये आगे निकल के आ सकते हैं, लेकिन वो एक लंबे समय की बात है, तो उस पे भी कंटिन्यूअसली नजर बनानी होगी। लेकिन नियर टर्म में मुझे ऐसी कोई बड़ी रिस्क लगती नहीं है हाल फिलहाल कंपनी को लेके, तो इसीलिए हम लोग सब्सक्राइब की रेटिंग भी देते हैं। हाँ ठीक है, कोई रिस्क नहीं लगती है नियर टर्म में, सब्सक्राइब की रेटिंग है, सीमित लिस्टिंग गेन है। एक आखिरी सवाल आस्था जी आपसे, चूंकि इसमें रिटेल का कोटा ठीक ठाक है, 35% के आसपास का कोटा है रिटेल के लिए, 650 करोड़ का इशू साइज है वो भी ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हम ये कहेंगे 300 करोड़ का फ्रेश इशू है, ओएफएस है करीब 350 करोड़ का। अलॉटमेंट लगेगा इसमें, कितनी उम्मीद है आपको? और दूसरी चीज़, जो आप सीमित लिस्टिंग गेन कह रही हैं, कितना मान के चलें, 15% 20% इतना हो जाएगा? सीमित लिस्टिंग गेन में मैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव वे में 5 से 10% तक की ही यहाँ पे बात करूंगी। तो मार्केट के मूड माहौल पे भी थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, लेकिन उतना होना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपेंसिव रखी नहीं है। लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क्स होंगे वैसा भी उम्मीद नहीं है इस काउंटर पे, तो वो भी उम्मीद ना लगाएं। लेकिन 5 से 10% के अगर सब कुछ ठीक रही तो संभावनाएं हैं कि वहां तक की लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर। और डेवलपमेंट की भी आपने बात की, तो मुझे लगता है क्योंकि इशू साइज कुछ बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, दिक्कत छोटे इशू साइज में आती है, और स्पेशली जब 75% क्यूआईबी कोटा होता है और वहां पे रिटेल का कोटा काफी कम हो जाता है, तब अलॉटमेंट के और भी मुश्किल होती है रिटेल इन्वेस्टर को। बट यहाँ पे रिटेल के लिए 35% का कोटा है और उसमें भी इशू साइज भी 600 करोड़ के आसपास का है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अलॉटमेंट को लेके कोई बहुत बड़ी दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, अलॉटमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। कंजर्वेटिव साइड पर 5 से 10% मान के चलिए, ठीक ठाक ही होता है, बहुत बुरा नहीं होता है। अगर लग गया तो अच्छी बात है, 10% कहाँ कम होते हैं। और हमने हाल फिलहाल ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे आईपीओज भी आए जहां पर लिस्टिंग के बाद बड़े सुस्त लिस्टिंग हुई, सपाट लिस्टिंग हुई, उसके बाद शेयरों ने रफ्तार पकड़ी है। तो अगर कारोबार में दम है, प्रमोटर ठीक ठाक हैं, बिजनेस में अगर लॉन्जिटिविटी है, अगर लंबी सोच है, तो फिर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको लंबी अवधि के लिए इसमें पैसे लगाने की भी सलाह है, और लिस्टिंग गेन अगर आप लेना चाहते हैं तो 5 से 10% के आसपास की हो जाएगी। ठीक है आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही तसल्ली के साथ इस आईपीओ पर बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।